बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो थी परम्यूटेशन से रिलेटेड, उसमें बेटा हमने दो सवालात लास्ट क्लास में पूरे मुकम्मल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। अच्छा, अब इसके बाद से बेटा हम 6.2 एक्सरसाइज के लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। लेकिन बेटा आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से आप समझ लें कि ज्यादातर सवालात को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। एक है परम्यूटेशन के जरिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, और एक है जो कहलाता है काउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यह परम्यूटेशन जो है ना बेटा, परम्यूटेशन का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ लेटर्स दिए जाएंगे, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, उनमें से उनको तरतीब करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तरतीब अरेंजमेंट्स की बात की थी परम्यूटेशन में, और हमने एनपीआर का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि एनपीआर बराबर था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा बेटा कि काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो परम्यूटेशन से सॉल्व करने में मुश्किल होती है, लेकिन काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होती है। तो काउंटिंग प्रिंसिपल और परम्यूटेशन ना दो अलग अलग चीजें नहीं है, दो पैरेलल सिस्टम में एक साथ चलेंगे। तो हम एक कोशिश ये करते हैं कि अभी जरा काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को पहले समझ लें, उसके बाद जब हम सवाल स्टार्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर सवाल बेटा जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस दोनों मेथड से सॉल्व कर सकें, काउंटिंग प्रिंसिपल से भी और परम्यूटेशन के अपने मेथड से भी। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से बात सुनिएगा। काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमसे क्या बोलता है बेटा? काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमसे यह बोलता है कि अगर आपके पास दो लेटर्स हैं कोई से भी P और Q, और आपको इन दो लेटर्स P और Q की डिफरेंट अरेंजमेंट्स मालूम करनी हो, सही है कि P और Q लेटर्स कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा? हम यहां पर दो लेटर्स है ना, तो हम बना देंगे पहले दो बॉक्सेस। अच्छा, ये दो बॉक्सेस बना रहे हैं बेटा, इस बॉक्सेस को जो हम फिल करेंगे ना, तो ये जो हम पहला बॉक्स फिल करते हैं या दूसरा बॉक्स फिल करते हैं, इस बॉक्स को फिल करने के जितने ऑप्शंस होते हैं वो हम ऑप्शंस लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट प्लेस है और ये सेकंड प्लेस है। अब लेटर्स आपको कितने दिए जा रहे हैं? एक P दिया जा रहा है और एक Q दिया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं बेटा, ये पहला प्लेस फिल करने के मेरे पास दो तरीके हैं ना? हाँ बिल्कुल, या तो मैं इसमें P पुट करवा दूंगा या फिर मैं इसमें Q पुट करवा दूंगा। तो हमें कह सकता हूं कि ये जो फर्स्ट प्लेस है इसको फिल करने के मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीकों का मतलब या तो मैं इस पहली प्लेस में P पुट करवाऊंगा या मैं Q पुट करवाऊंगा। अच्छा, जब दोनों एक साथ नहीं आएंगे बेटा, यहां 2 का मतलब है नंबर ऑफ वेज बता रहे हैं कि फर्स्ट बॉक्स या फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। आइदर आप इसमें या तो P रखवाएं या तो Q रखवाएं। अच्छा, आएगा तो कोई एक ही, ऑब्वियसली या तो P आएगा या Q आएगा। अब आप मुझे बताएं, जब पहला बॉक्स किसी एक लेटर से फिल हो जाएगा तो हमारे पास उसके बाद एक ही लेटर बचेगा ना, तो बेटा जो अगली प्लेस फिल करने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज होंगे वो सिर्फ 1 ही होंगे। यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले प्लेस को फिल करने के हमारे पास दो मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो उसमें P आ जाएगा या फिर Q आ जाएगा, और जब इनमें से कोई एक आ जाएगा तो अगला प्लेस फिल करने के हमारे पास अरे यस एक वे है। तो काउंटिंग प्रिंसिपल हमसे ये बोलता है कि जो नंबर ऑफ वेज है ना, इन नंबर ऑफ वेज को सिंपल आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 2 वेज। इसका मतलब यह है कि लेटर P और Q को अरेंज करने के हमारे पास जस्ट दो तरीके होंगे। वो दो तरीके बेटा हमने कल भी डिस्कस किए थे। आइदर या तो आप P लिख दोगे पहले, Q लिख दोगे बाद में, या फिर Q लिख दोगे पहले और P लिख दोगे बाद में। अच्छा, इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो जो 2 into 1 लिखा हुआ है बेटा, दरअसल वो 2, अरे यस 2 फैक्टोरियल को लिखा हुआ है। अगर बात समझ में नहीं आई तो दोबारा देखिएगा। सपोज कर लें आपके पास 3 लेटर है, एक लेटर A है, एक लेटर B है और एक लेटर C है। अब मैं आपसे कह रहा हूं काउंटिंग प्रिंसिपल के तहत आप बताइए इन 3 लेटर्स के हम कितने डिफरेंट ऑर्डर्स बना सकते हैं। यानी मैं पहले A लिखूं, फिर बाद में B लिखूं, फिर C लिखूं, या मैं पहले C लिखूं, फिर B लिखूं, फिर A लिखूं। अगर हम ऐसा लिखना शुरू करें तो कितने ऑप्शंस हमारे पास हैं? उसके लिए काउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप 3 बॉक्सेस बना लीजिए। 3 प्लेसेस हैं तो हमने 3 बॉक्स बना लिए, ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस। बेटा पहले प्लेस को फिल करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे? 3 तरीके। पहले प्लेस को फिल करने के 3 तरीके। जब बेटा 3 में से कोई एक आ जाएगा तो अगले बॉक्स को फिल करने के हमारे पास 2 तरीके। जब 2 में से कोई एक आ जाएगा तो आखिरी बॉक्स को फिल करने का हमारे पास एक तरीका। अब 3 into 2 into 1 को आप खाली लिख दें 3 फैक्टोरियल,
या इन सारे वेज को आपस में करवा दें मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब अगर 3 लेटर्स ए बी सी हैं तो इनको अरेंज करने के हमारे पास 6 डिफरेंट तरीके होंगे। 6 तरीकों में से एक ए बी सी, या फिर एक ए सी बी, या एक बी ए सी, या बी सी ए, या सी ए बी, या सी बी ए। 6 तरीके होंगे। तो काउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है। लेकिन बेटा अगर इसी सवाल को आप परम्यूटेशन से करना चाहें तो भी आसान तरीका। अगर हमसे बोला जाए कि 3 लेटर्स में से तीनों को अरेंज करवाओ तो हम क्या लिखते? 3 परम्यूटेशन 3। बेटा 3 परम्यूटेशन 3 सॉल्व करोगे जैसे कल बताया था, उससे भी आंसर आपको 60 मिलेगा। तो काफी सारे क्वेश्चन ऐसे बेटा जो काउंटिंग प्रिंसिपल से भी सॉल्व हो सकते हैं और परम्यूटेशन से भी सॉल्व हो सकते हैं। अब हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कि 6.2 एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है उनमें से सिर्फ एक आध कोई ऐसा सवाल आएगा बेटा जिसको हम काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। उसका मैं रीजन आपको बता दूंगा, पहचान बता दूंगा। वरना बेटा जितने भी सवाल दिए जाएंगे ना आपको, जिनको आपसे कहा जाएगा कि 3 लेटर्स हैं या 2 लेटर्स हैं, उनको आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, तो हमारे पास काउंटिंग प्रिंसिपल भी है और परम्यूटेशन का मेथड भी है। जैसे ये एग्जाम्पल थी, अगर मैं आपसे बोलता पी और क्यू को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, तो आप कहते सर पहले प्लेस पे हम 2 तरीकों से फिल कर सकते हैं, दूसरे प्लेस को हम 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता है इसको परम्यूटेशन के जरिए निकालें आप, तो आप कहते हैं सर 2 परम्यूटेशन 2 परम्यूटेशन 2 से भी आंसर बेटा उसका वही आता 2 वेज। तो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर किसी काम को करने के 3 तरीके हैं तो टोटल वेज कैसे निकालेंगे? टोटल वेज करने के लिए सबको ऐड नहीं, सबको मल्टीप्लाई करवा दो। जितने भी वेज निकाले उन सबको मल्टीप्लाई करा दो तो टोटल वेज आपको पता लग जाएंगे कि उस चीज को अरेंज कितने तरीकों से किया जा सकता है। ये कहलाता है बेटा काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और परम्यूटेशन के फॉर्मूले का तो आपको ऑलरेडी आइडिया है, पिछली एक्सरसाइज में या पिछले लेक्चर में आप इसको तफसील से देख सकते हैं। तो हमारा मेन काम क्या है कि हमें परम्यूटेशंस निकालनी होंगी मुख्तलिफ चीजों की, और परम्यूटेशन निकालने के लिए आइदर वी कैन यूज काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या हम सिंपल उसमें परम्यूटेशन का केस यूज करें। शाबाश, जरा बेटा अपने पास हेडिंग बना दीजिए एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बेटा 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से बात शुरू करने जा रहे हैं। बेटा बुक अपने पास निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 191। बुक में पेज नंबर 191 पर तीसरा सवाल जहां से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है हम वो करना शुरू करेंगे। अच्छा, मैं बेटा क्वेश्चन पूरा बुक में से पढ़ देता हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, फिर इसको सॉल्व करने के जरा तरीके देखते हैं क्या है। अब पेज नंबर 191 पर, पेज नंबर 191 पर बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर अ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। बेटा एक क्रिकेट टीम है जिसमें ऑब्वियसली 11 प्लेयर्स हैं। ये आपसे कह रहा है 11 प्लेयर्स के आप डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स बताएं कि पहले फर्स्ट प्लेस पर किसको भेजें, सेकंड पर किसको भेजें, या जिसको फर्स्ट पर भेजा हो उसको 11 पर भेजें, या जिसको सेकंड पर भेजा हो उसको बाद में 8 पर भेज दें। ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर टोटल आपके पास 11 प्लेयर्स हैं तो 11 प्लेयर्स के आप मुख्तलिफ कितने बैटिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं। तो बेटे जरा क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग बनाइएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा। मुझे बताइए हमारे पास जो टोटल प्लेयर्स हैं बेटा उनकी तादाद कितनी है? 11। वेरी गुड। अब मुझे बताइए बेटे, अगर मैं इस सवाल को काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करना चाहूं तो पहले मैं 11 बॉक्सेस बनाऊंगा ना, 11 प्लेसेस। अब अगर बेटा मैं 11 प्लेसेस आपके पास बनवा दूं, अच्छा ध्यान रखना बेटा 11 प्लेसेस बनाना बहुत आसान, काउंटिंग करना स्टार्ट करना, बॉक्सेस बनाना शुरू करना, जहां 10वां बॉक्स है वहां रुक जाना। कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, चेक करें बेटा, ये 10th हो गया। जैसे ही तुम बेटा 10th लाइन खींचोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे ही तुम 10वीं लाइन खींचोगे बेटा, वो 10वीं लाइन का मतलब वो अगला 11वां बॉक्स ही तो होगा। काउंट करने, पहली प्लेस, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। अब आप मुझे बताएं बेटा, पहले बंदे को भेजने के यानी 11 में से किसी एक को आप भेजेंगे यकीनन, लेकिन वो सेलेक्ट कितनों में से करोगे? 11 में से ही करोगे ना। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस को फिल करने के हमारे पास 11 डिफरेंट तरीके हैं, यानी 11 में से मैं कोई एक भेजूंगा, और जब मैं 11 में से कोई एक भेज दूंगा तो उसके बाद मेरे पास 10 प्लेयर रह जाएंगे, उसके बाद मेरे पास 9 प्लेयर रह जाएंगे, फिर मेरे पास 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, और गरीब जो आखिर में रहेगा बेटा वो तो यकीनन आखिर में ही जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 11 प्लेयर्स को आप डिफरेंट तरीकों से उनकी परम्यूटेशन निकालो, अरेंजमेंट निकालो, यानी मुख्तलिफ तरीके बताओ कि 11 प्लेयर्स में से आगे पीछे पहले किसको भेजें,
यानी अगर हम मिस्टर बी को पहले भेज दें या मिस्टर बी को लास्ट में भेजें या मिस्टर बी को चौथे नंबर पर भेजें, तो ऐसे हमारे पास कितने तरह से ऑप्शंस बन सकते हैं। तो हमने कहा सर पहले प्लेयर को अगर आप भेजेंगे तो 11 में से कोई एक जाएगा, एक चला जाएगा, तो फिर 10 में से कोई एक जाएगा, फिर 9 में से कोई एक जाएगा। अब मुझे बताएं ये सारे टोटल नंबर ऑफ बेटा बेस ही तो लिखे हुए, तो काउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, इन सारे नंबर ऑफ बेस को मल्टीप्लाई करवा दो। अब आप मुझे बताएं बेटा 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये लंबी लिखने के बजाय कल बताया तो था कि इसी को तो लिखने का एक शॉर्टकट है अपने पास। अरे यस, 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल का मतलब ही बनेगा बेटा 11 10 9 8 से लेके आखिर में नंबर 1 तक। अब इस 11 फैक्टोरियल को बेटा हम जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करवाएंगे तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा 3 9 9 1 6 8 0 वेज। ये आप देख रहे हैं कितनी हैरानकुन बात है कि अगर 11 लोग हैं और 11 के आपको मुख्तलिफ बैटिंग ऑर्डर्स बनाने हैं तो वो इतने बनेंगे बैटिंग ऑर्डर्स, जो कि ह्यूमनली अगर आप बनाने बैठ जाते तो पॉसिबल नहीं होता। तो 11 लोगों की टीम में से अगर आपको 11 लोगों के मुख्तलिफ बैटिंग ऑर्डर्स बनाने हैं तो काउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आने वाले सारे ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो या शॉर्ट फॉर्म में लिख दो 11 फैक्टोरियल और कैलकुलेटर से आंसर निकालो इतने वेज। अब आप मुझे बताएं बेटा इसी के बराबर में अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं यार एक काम करें, इतनी लंबी नहीं करें, आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकाल रहे हैं ना, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकाल रहे हैं, तो आप इसको परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। हाँ ऐसे कर लेते, 11 प्लेयर्स हैं, उनमें से मैं अरेंज करवाना चाह रहा हूं कितने हैं बेटा, किसी 2 को या 4 को या 11 को। अरे 11 की निकाल रहे अरेंजमेंट, टोटल 11 प्लेयर्स में से 11 लोगों को अरेंज करवाने के कितने तरीके। 11 p 11 का आंसर निकालोगे बेटा कैलकुलेटर से अपने पास निकाल के चेक कर लीजिएगा, 3 9 9 1 6 8 0 वेज ही लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर। अरे यस, तो आप देख रहे हैं सवाल में वर्किंग लंबी चौड़ी नहीं है, यही तो बताना चाह रहे हैं कि अगर ये 4 मार्क्स का बेटे आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा, आइदर यू कैन डू दिस और आप सिंपली 11 p 11 से एक स्टेप में उसका आंसर लिखेंगे, कोई आपको स्टोरी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों मेथड हैं एक ही सवाल को सॉल्व करने के। अब आपकी मर्जी, अगर एग्जाम में सवाल आए तो आप ये सारे तरीके शो करके आप एग्जाम में सवाल सॉल्व कर दो, या अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो जस्ट आप 11 p 11 से इसका आंसर निकाल के यहां पर खत्म कर दें। कोई लैंग्वेज कोई वर्डिंग आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी बेटा वहां बता दूंगा। तो काइंडली ये क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया बेटा 2 मेथड से, पहला काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से और दूसरा परम्यूटेशन से। आप जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं सवाल के अगले हिस्से की तरफ। चलिए शाबाश बेटा, अब हम आ रहे हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं बेटा कि हर सवाल को सॉल्व करने में जितने भी तरीके हैं ना वो हम जरा सामने देख लें, मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल से भी सॉल्व हो जाए और परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी सॉल्व हो जाए। तो बेटा मैं पहले कॉलम में इसी सवाल को क्वेश्चन नंबर 4 को काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं, फिर दूसरे कॉलम में हम उसी सवाल को परम्यूटेशन के जरिए भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं कर सकते बेटा, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां मैं बता दूंगा आपको कि वहां काउंटिंग प्रिंसिपल लगाने मत बैठ जाइएगा, वहां मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल सुनना है आपने ध्यान से, पेज नंबर 191 पर बुक आपके सामने होनी चाहिए, तभी समझ में आएगी बात कि हो क्या रही। तो पेज नंबर 191 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ so that the books of same subject are together। बहुत आसान काम है, ध्यान से बात सुनिएगा। कह रहे इंग्लिश की बुक जो है उनकी तादाद 2 है, केमिस्ट्री की बुक्स की तादाद 3 है और फिजिक्स की बुक की तादाद 4 है। ये आपसे कह रहे हैं इन सारी तादाद वाली बुक्स जितनी दी हुई आपको, इन सबको आप शेल्फ पे अरेंज करने के तरीके बताएं। लेकिन तरीके वो होने चाहिए जिसमें सेम सब्जेक्ट पे आने वाली किताबें एक साथ हों। यानी अगर इंग्लिश की बुक्स हैं 2, पहले इंग्लिश की बुक्स आ जाए, फिर सारी केमिस्ट्री पर आ जाए, फिर सारी फिजिक्स पर आ जाए, या पहले फिजिक्स की आ जाए, फिर इंग्लिश पे आ जाए, फिर केमिस्ट्री। लेकिन ऐसा नहीं करना कि 2 बुक फिजिक्स की आई, बीच में इंग्लिश आ गई, फिर दोबारा फिजिक्स की आ गई या फिर केमिस्ट्री की आ गई। लैंग्वेज सुनिएगा दोबारा। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ सो दैट द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। कह रहे सेम सब्जेक्ट पर आने वाली किताबें एक साथ होनी चाहिए। अब यहां पर बेटा मैंने क्या काम किया, अगर मैं सवाल को काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करवाने की कोशिश करूं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सारी गड़बड़ ना इस सवाल से स्टार्ट होती है, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। कह रहे 2 किताबें इंग्लिश पर हैं, तो इंग्लिश की जगह हमने 2 दफा ई लिख दिया। फिर कह रहे आपसे 3 किताबें केमिस्ट्री पर हैं,
3 किताबें केमिस्ट्री पर हैं। फिर कह रहा है जो 4 बुक्स हैं वो फिजिक्स पर है, फिजिक्स पर 4 बुक्स हैं, फिजिक्स के सब्जेक्ट पर 4 बुक्स हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना बेटा, अगर ये 2 किताबें इंग्लिश की हैं तो वो यही नहीं कह रहा कि दोनों किताबें सेम है। हाँ, इन दोनों किताबों का इंग्लिश का सब्जेक्ट सेम है इंग्लिश, लेकिन हो सकता है एक 9th की हो, एक मैट्रिक की हो, है ना। वो ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश की पहली वाली भी 9th की है, दूसरी वाली इंग्लिश भी, ये तो सिमिलैरिटी हो जाती है, तो केस ही डिफरेंट हो जाता। तो इन 2 किताबों का सब्जेक्ट सेम है ये इंग्लिश के सब्जेक्ट पर, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल में मेंशन नहीं है। तो इसलिए हम ये कैसे मान लें कि दोनों किताबें सेम है? भाई एक इंग्लिश 9th की, एक इंग्लिश मैट्रिक की, लेकिन सब्जेक्ट इंग्लिश की है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, ये वाली 2 किताबें इंग्लिश पर, 3 किताबें केमिस्ट्री पर, 4 किताबें फिजिक्स पर। सही है, पहले कॉलम में हम काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा। इंग्लिश की 2 साथ रखवा दी, केमिस्ट्री की 2 3 साथ रखवा दी, फिजिक्स की 3 4 साथ रखवा दी। आप चाहें तो उसको नाम दे सकते हैं, ये E1, ये E2, ये C1, ये C2, ये C3, ये P1, ये P2, ये P3, ये P4। मुझे बताओ बेटा, इंग्लिश की 2 किताबों को आपस में अरेंज करने के कितने वेज बनेंगे? वेरी गुड, 2 फैक्टोरियल। बेटा 2 फैक्टोरियल क्यों? मैंने अभी शुरू में आपको बताया था, अगर आपके पास 2 चीजें हैं P और Q, और आपसे कहा जाए कि इन 2 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, तो आप कहेंगे सर पहला बॉक्स फिल होगा 2 तरीकों से, अगला बॉक्स फिल होगा 1 तरीके से, तो 2 into 1, तो 2 into 1 मीन्स क्या? अरे यस, 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके बताओ, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब या तो Q पहले P बाद में, या फिर P पहले और Q बाद में। तो इंग्लिश की 2 किताबों की आपस की अरेंजमेंट क्या होगी? 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय। बेटा केमिस्ट्री की 3 किताबों की आपस की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल किस बात को शो कर रहा है? कि C1 आखिर में चला जाए, C3 पहले आ जाए, या C1 बीच में आ जाए, या C2 पहले आ जाए, या C2 बाद में आ जाए। तो 3 फैक्टोरियल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये केमिस्ट्री की बुक्स की आपस की अरेंजमेंट्स है। इसी तरह बेटा मल्टीप्लाई बाय बार बार क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल का टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन ही करवाते हैं, नंबर ऑफ वेज को। बेटा फिजिक्स पर 4 किताबें हैं, तो शाबाश बताइए 4 किताबों को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? अरे यस, 4 फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर? इंग्लिश के सब्जेक्ट पर 2 किताबों को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज। 2 फैक्टोरियल का मतलब ये इस बात को शो कर रहा है कि E2 पहले आ जाए, E1 बाद में। ये 2 फैक्टोरियल की आपस की अरेंजमेंट है, ये इनकी आपस की अरेंजमेंट। 3 फैक्टोरियल ये इनकी आपस की अरेंजमेंट। 4 फैक्टोरियल ये इनकी आपस की अरेंजमेंट। बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताइए बेटा, जो सेम सब्जेक्ट होते हैं वो जरूरी थोड़ी कि पहले इंग्लिश इंग्लिश हो, फिर केमिस्ट्री 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 हो, फिर फिजिक्स 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 और फिजिक्स हो। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि ये फिजिक्स की 4 किताबें शुरू में आ जाए, बाद में तो इंग्लिश की आ जाए, और केमिस्ट्री की बुक्स आखिर में आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 केमिस्ट्री की बुक्स पहले आ जाए, फिर 4 फिजिक्स की बुक एक साथ आ जाए, फिर आखिर में 2 इंग्लिश की बुक एक साथ आ जाए। तो मुझे बताओ बेटा, जब हम 2 सेम सब्जेक्ट की किताबों को 2 फैक्टोरियल, 3 किताबों केमिस्ट्री को 3 फैक्टोरियल, 4 बुक्स फिजिक्स को हम 4 फैक्टोरियल शो कर देंगे, तो हमें करना ये होता है बेटा कि हम इन बंचेस को भी तो घुमा सकते हैं आपस में। यानी जो 2 सब्जेक्ट के इंग्लिश की किताबें हैं ना, इनको एक लेटर, एक बंच मान लिया जाए, इसको एक बंच मान लिया जाए, इसको एक बंच मान लिया जाए। यानी इंग्लिश की किताबों का एक बंच, केमिस्ट्री की किताबों का दूसरा बंच, और फिजिक्स पे किताबों का तीसरा बंच। क्यों? क्योंकि सर ये बंचेस भी तो घूम सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि पहले इंग्लिश का ही बंच हो, पहले फिजिक्स का बंच आ जाए, फिर केमिस्ट्री का आ जाए, फिर आखिर में इंग्लिश आ जाए, या पहले केमिस्ट्री का बंच आ जाए, फिर इंग्लिश का बंच आ जाए, फिर फिजिक्स का आ जाए, या पहले फिजिक्स का आ जाए, फिर बीच में इंग्लिश का आ जाए, आखिर में केमिस्ट्री। तो ये 2 फैक्टोरियल तो E1 E2 की आपस की अरेंजमेंट है, ये 3 फैक्टोरियल तो केमिस्ट्री की किताबों की आपस की अरेंजमेंट है, ये 4 फैक्टोरियल तो फिजिक्स की किताबों की आपस की अरेंजमेंट है। लेकिन बेटा ये 3 बंचेस जो हैं ये भी तो घूम सकते हैं। तो 3 बंचेस अगर आपके पास हैं, 1 2 और 3, तो इन 3 बंचेस को घुमाने के बेटा कितने वेज होंगे? वेरी गुड, 3 फैक्टोरियल। ये है सारा गेम। यही तो सबसे बड़ा मसला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अगर आप देखें तो खास तौर पे काउंटिंग प्रिंसिपल पे कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आसान कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2 किताबें, अगर 2 किताबें बेटा मैथमेटिक्स की होती, M1 और M2, और 3 किताबें आपके पास फिजिक्स पर होती, P1 P2 और P3, तो आप मुझे बताइए इनको और इनको, इनकी आपस की अरेंजमेंट बन जाती 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 चीजें।
मल्टीप्लाइड बाय, इनकी आपस की अरेंजमेंट बन जाती 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीन चीजें हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मैथ्स पहले हो फिजिक्स बाद में हो। अरे पूरा फिजिक्स का बंच पहले और मैथ्स का बंच बाद में भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो सेम सब्जेक्ट की किताबें होती हैं उनको एक बंच, एक चीज मान लेते हैं कंबाइन करके, और जो फिजिक्स का बंच होता है उसको दूसरा बंच मान लेते हैं। अब मुझे बताएं, अगर मैं 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूं ये इनकी आपस की अरेंजमेंट, 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूं ये इनकी आपस की अरेंजमेंट, लेकिन बेटा ये बंचेस भी तो मैं घुमा सकता हूं कि ये बंच पहले आ जाए, वो बंच बाद में आ जाए, या ये पहले रहे वो बाद में रहे। तो कितने बंचेस थे? दो ना। तो आखिर में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बन जाता है इनके टोटल नंबर ऑफ वेज। अरे यस यस, शाबाश। जरा बेटा सारी वैल्यू को कैलकुलेट करवाएं कैलकुलेटर से। तो अगर हम बेटे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, इन सबको बेटे आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो अपने पास आंसर आ रहा है 1728 वेज। टोटल शेल्फ पे अरेंज करने के इन किताबों को इतने तरीके बन जाएंगे। शाबाश बच्चों, जरा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट करें, फिर हम इसी सवाल को बराबर वाले कॉलम में परम्यूटेशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर बेटा मैं आपसे बोलूं कि आप इन सवालों को परम्यूटेशन के जरिए सॉल्व करें, तो परम्यूटेशन के जरिए सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है। परम्यूटेशन के जरिए सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि आप ये बॉक्सेस नहीं बना सकते। मैं बताता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पर बेटा अगर 2 किताबें इंग्लिश पर थी, E1 और E2, अगर 3 किताबें केमिस्ट्री पर थी, C1, C2 और C3, और अगर 4 किताबें फिजिक्स पर हैं, यानी P1, P2, P3 और P4, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। मुझे बताइए बेटा, E1 और E2 को आपस में अरेंज करना है तो मैं 2 में से 2 को ही अरेंज करवा रहा हूं ना, तो बन जाता है 2P2 मल्टीप्लाइड बाय। बेटा 3 केमिस्ट्री की किताबों की आपस की अरेंजमेंट क्या बन जाती? वेरी गुड, 3 में से 3 को अरेंज करवा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय। बेटा 4 फिजिक्स की किताबों की आपस की अरेंजमेंट क्या बन जाती? वेरी गुड, 4P4 हो जाता। भाई 2P2 का मतलब इन दो की आपस की अरेंजमेंट, कि 2 किताबों में से 2 को ही अरेंज करवा रहे हैं। 3 मतलब 3 किताबों में से 3 को अरेंज करवा रहे हैं। 4P4 का मतलब 4 किताबों में से 4 को अरेंज करवा रहे हैं। सही है। अब आप मुझे बताएं बेटा, ये इंग्लिश का मिला के पूरा एक बंच हो गया, केमिस्ट्री का मिला के दूसरा बंच हो गया, फिजिक्स का मिला के तीसरा बंच हो गया। तो अब ये टोटल हमारे पास 3 बंचेस हो गए। ये भी तो घूम सकते हैं आगे पीछे। तो 3 बंचेस को कितने तरीकों से आप घुमा सकते हो? शाबाश, आप यहां लिखेंगे 3P3, यानी इन 3 बंचेस में से तीनों बंचेस को मैं घुमाना चाह रहा हूं, 3 बंचेस में से अरेंज करना चाह रहा हूं तीनों बंचेस को। तो आखिर में 3P3 भी आ जाता है, जैसे यहां पे 3 फैक्टोरियल लिखा। अब अगर आप बेटा कैलकुलेटर से इन सब की वैल्यूज निकालेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर आंसर फिर से वही देगा, 1728 वेज। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? उम्मीद है बेटा कि बात समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं बेटा कि ये बात ना जरूरी नहीं है कि 1 गो में क्लियर हो जाए। ये अगर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम है तो बेटा 5वें सवाल पे जाने से पहले प्लीज जरा प्रीवियस वीडियो दोबारा से चला के, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इन दोनों को दोबारा नए सिरे से सुनिएगा, फिर जाइएगा 5वें सवाल में, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना प्रॉब्लम होगी। शाबाश, जरा यहां तक का काम नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं बेटा कि काउंटिंग प्रिंसिपल और परम्यूटेशन से क्या ये सवाल दोनों से सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो 5वें सवाल की वर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ताकि बात समझ में आ सके। शाबाश, जरा 5वें सवाल की वर्डिंग सुनिए, पेज नंबर 191। ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट बोल दिया मतलब परम्यूटेशन। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स, एक वर्ड दिया हुआ मैट्रिक्स, कह रहे यूजिंग ऑल लेटर्स, यानी इसमें तमाम लेटर्स को यूज करो। आखिर में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट विद आर। टेंशन मत ले, ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर ए है, उसमें एक वर्ड दिया हुआ है आपको, मैट्रिक्स। बस बेटा जब भी कभी कोई वर्ड दिया जाए, जब भी कभी कोई वर्ड दिया जाए, तो बस कोई भी काम शुरू करने से पहले यह देख लेना कि उसमें कोई भी लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा। यानी अगर M है तो एक ही बार आ रहा हो, A है तो एक ही बार आ रहा हो, T है तो एक ही बार, R है तो पूरे में एक ही बार, I है तो पूरे में एक ही बार, X है तो पूरे में एक ही बार।
अब जैसे इसके बजाय अगर वर्ड होता मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में चेक करें आप, एम कई बार आ रहा है, ए भी कई रिपीट हो रहा है, सही है, टी भी रिपीट हो रहा है। तो मेरा मकसद कहने का ये कि अगर कोई लफ्ज ऐसा है ना, कोई लफ्ज है फोकस, FOCUS, उसमें देखो कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे कोई भी लफ्ज जिनमें कोई लेटर रिपीट ना हो रहा हो, उनको तो आप काउंटिंग प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, परम्यूटेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लफ्ज में कोई लेटर रिपीट हो रहा होता, बेटा फिर काउंटिंग प्रिंसिपल लगाने मत बैठ जाना, फिर काउंटिंग प्रिंसिपल नहीं लगेगा, फिर सिर्फ उस सवाल को सॉल्व करने की, परम्यूटेशन निकालने का डायरेक्ट एक मेथड होता है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैट्रिक्स का एक वर्ड है जिसमें कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, हमसे कह रहे हैं बताओ उस वर्ड के को कितने तरीकों से अरेंज करवा सकते हो। तो शाबाश बताइए बेटा, मुझे बताइए इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। 6 लेटर्स का मतलब वेरी गुड, 6 बॉक्सेस बना दिए, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें खींच देंगी तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बन जाएंगे। अब बताइए ये जो पहला लेटर है, यानी ये जो पहला बॉक्स है, लेटर छोड़ें आप, सॉरी लेटर को मत देखो, लेटर तो टोटल हमारे पास सारे ही हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। मुझे बताइए पहला प्लेस फिल करने के बेटा 6 तरीके होंगे कि नहीं? अरे यस, पहला प्लेस फिल करने के 6 तरीके बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि 6 लेटर्स में से ही तो कोई एक आएगा, तो या तो एम आ जाएगा, या ए आ जाएगा, या टी आ जाएगा, या आर आ जाएगा, या आई आ जाएगा, या एक्स आ जाएगा। तो पहली प्लेस को फिल करने के हमारे पास 6 डिफरेंट तरीके हुए। जब 6 में से एक फिल हो जाएगा तो अगले बॉक्स को फिल करने के 5 तरीके, 5 में से फिल हो जाएगा तो अगले को 4, 4 में से एक फिल हो जाएगा तो फिर 3 तरीके, 3 में से एक फिल हो जाएगा तो 2 तरीके, 2 में से एक फिल हो जाएगा तो 1 तरीका। अब बताइए 6 5 4 3 2 1, अरे शाबाश बेटा, यही तो बनता है 6 फैक्टोरियल। और अगर बेटा आप 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से तो वो बनती है 720 वेज। अरे यस यस, समझ आई बात? इसका मतलब अगर 6 लेटर्स हैं और 6 लेटर्स में से इन 6 को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज करना है तो हमारे पास तरीका होगा 6 फैक्टोरियल 720 वेज। लेकिन बेटा अगर इसी पार्ट को मैं परम्यूटेशन से करना चाहता तो बहुत आसान हो जाता। सर 6 लेटर्स हैं, उनमें से परम्यूट यानी अरेंज करवाना, 6 में से कितने लेटर्स को अरेंज करवा रहे हैं? 6 को ही अरेंज करवा रहे हैं। जब 6p6 करवाएंगे बेटा तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको आंसर वही मिलेगा, यानी 720 वेज। तो मैं बोलना ही चाह रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमने बोला कि 6 लेटर्स थे, उनको काउंटिंग प्रिंसिपल से आप अरेंज करवा रहे हैं इस तरह से, तो भी 6 फैक्टोरियल 720 वेज बन रहा है। 6 लेटर्स थे, 6 में से कितनों को अरेंज करवा रहे हैं? 6 को ही अरेंज करवा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों में से कोई मेथड एग्जाम में अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, पार्ट नंबर बी में लेटर्स तो वही है बेटा 6, तो बॉक्सेस तो 1 2 3 4 5 6 बना दिए, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से बात सुनिएगा, इसके अगले पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट विद आर। अब यहां पर उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उसने कहा इस वर्ड मैट्रिक्स में से आप लेटर्स को अरेंज तो करवाएं, लेकिन हर अरेंजमेंट स्टार्ट आर से ही हो। ये चेक लगा दिया उसने। अगर उसने चेक लगा दिया कि हर अरेंजमेंट आर से ही स्टार्ट हो, इसका मतलब बेटे अब आर को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आर को आपने करवा दिया फिक्स्ड फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि वो कह रहा है कि लेटर्स को जितना मर्जी आओ आगे पीछे कर लो, लेकिन हर अरेंजमेंट, हर तरतीब आर से शुरू होनी चाहिए। तो हमने आर को फिक्स कर दिया पहली प्लेस पर। एग्जाम में कह सकता है कि आर को प्लेस करो लास्ट प्लेस पर, फिक्स करो, तो हम आर को फिक्स कर देते। अब इसका मतलब पहली जगह तो फिल हो चुकी है लेटर आर से, अब आपके पास उसमें कोई गुंजाइश नहीं है उसको आगे पीछे करने की। लेकिन बेटा बाकी 1 2 3 4 5 जो 5 प्लेसेस बची हैं वो तो फिल कर सकते हो ना। अब आप मुझे बताइए, हमने इन 6 लेटर में से आर को कर दिया फिक्स, तो अब आपके पास बेटे कौन कौन से बच गए बताइए? बेटा एम बच गया, ए बच गया, टी बच गया, आई बच गया, एक्स बच गया। तो बताइए सेकंड प्लेस फिल करने के हमारे पास 1 2 3 4 5 तरीके हो गए, उसके अगले 4 तरीके हो गए, उसके अगले 3 तरीके हो गए, फिर 2 तरीके हो गए, फिर 1 तरीका हो गया। यानी अगर मैं इन सबको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना? 120 वेज, क्योंकि आर को हमने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया। तो अगर आर को बेटा हमने फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दिया, दैट मींस कि सेकंड प्लेस पर हमारे पास 5 डिफरेंट ऑप्शन है कि जो 5 लेटर बच गए उन 5 में से कोई एक आएगा। जब कोई एक आ जाएगा तो फिर 4 लेटर बचेंगे, तो 4 में से कोई एक आएगा। 4 में से कोई एक आ जाएगा तो 3 बचेंगे, 3 में से कोई एक आएगा।
फिर दो में से कोई एक आएगा और आखिर में जो रह गया वो तो आखिर में ही आएगा। आर को छोड़ के बाकी सबको मिला के लिख दिया, 5 फैक्टोरियल बन गया 120 बेस। अब मुझे बताओ बेटा, अगर तुम्हें इसी को सॉल्व करना हो, इसी को सॉल्व करना हो बेटे आपको पार्ट नंबर बी को, ये तो पार्ट नंबर ए था बेटा, अगर इसी पार्ट नंबर बी को आपको सॉल्व करना हो परम्यूटेशन के थ्रू तो बहुत आसान है। ध्यान से सुनना बेटे, MATRIX बेटा, इन 6 में से वो कह रहा है आर को तो छेड़ो ही मत, आर तो पहली प्लेस पर फिल हो गया, बाकी के साथ खेलो। तो मुझे बताइए बाकी बचे कितने, 1 2 3 4 5। तो अगर बाकी 5 बचे तो 5 लेटर्स में से मैं अगर अरेंज करवाऊं पांचों को तो वेज कितने बनेंगे बेटा, वेरी गुड, 5p5। जब आर को हटा दिया तो लेटर 5 बचे, अब 5 में से मैं कितनों को अरेंज करवा सकता हूं, 5 को ही अरेंज कराऊंगा ना। तो 5p5 को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, उम्मीद है इंशाल्लाह आंसर आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा 120 बेस। हम निकाल के चेक भी कर लेते हैं। 5p5 का अगर हम आंसर कैलकुलेटर से निकालें तो आंसर बन रहा है 120। अरे यस यस, शाबाश बेटा, जरा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक का काम नोट कर लीजिए बेटा। फिर हम आते हैं इसमें अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत आसान सवाल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा बेटा। बुक में पेज नंबर 191 बुक सामने रखिएगा बेटा, ताकि वर्ड प्रॉब्लम जो पढ़े ना वो समझ में आ जाए। वर्ड प्रॉब्लम सुनोगे नहीं बेटा ध्यान से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, कह रहे हैं हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन by 8 flags of different colors when 5 of them are used at time। मैं दोबारा पढ़ूं बेटा सवाल, how many signals can be given by 8 flags of different colors when 5 of them are used at a time। हमें सिग्नल्स बनाने हैं, सिग्नल्स, और हमारे पास उसके लिए कह रहे हैं 8 फ्लैग्स हैं, 8 डिफरेंट कलर्स के झंडे हैं, 8 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं। अब ये हमसे कह रहे हैं कि कितने तरीके से आप डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं अगर आपको उन 8 झंडों में से, 8 फ्लैग्स में से 5 को ही इस्तेमाल करना हो, सिर्फ 5 झंडों को आप यूज कर सकें। तो आप मुझे बताएंगे बेटा, अगर हमारे पास टोटल, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा, टोटल हमारे पास 8 फ्लैग्स हैं, 8 फ्लैग्स हैं, लेकिन बेटा इन फ्लैग्स में से हमें यूज कितने करने हैं, सिर्फ 5 फ्लैग्स। जब बेटा मुझे 5 फ्लैग्स यूज करने हैं तो जो मैं बॉक्सेस बनाऊंगा वो बॉक्सेस भी तो बेटा 1 2 3 4 5, 5 ही बॉक्सेस बनाऊंगा, 1 2 3 4 5। झंडे तो वो 80 दे दे आपको, लेकिन जितने यूज करने हैं आपको बॉक्सेस आप उतने ही बनाएंगे। तो वो आपको नंबर ऑफ फ्लैग्स भले आपको 8 दे दे, लेकिन वो कह रहा है नहीं, उसमें से कोई 5 ही यूज करो, कोई से भी 5 यूज करो उन 8 में से। तो आप मुझे बताएं बेटा, अगर मैं कोई सिग्नल बनाना चाहूं तो सिग्नल बनाने के लिए मैं पहले प्लेस पर कितने तरीकों से झंडे से उठा सकता हूं, कितने वेज है मेरे पास, मुझे बताएंगे बेटा। पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास टोटल 8 फ्लैग्स हैं, तो मैं 8 में से कोई एक उठाऊंगा, और जब मैं 8 में से कोई एक उठा लूंगा तो मेरे पास 7 झंडे रह जाएंगे, फिर 7 रह जाएंगे, 7 में से कोई एक उठाऊंगा तो फिर 6 रह जाएंगे, 6 में से कोई एक रखवाऊंगा तो फिर 5 रह जाएंगे, 5 में से कोई एक रखवा दूंगा तो वेरी गुड 4 रह जाएंगे। यानी आप ये समझ लें, अगर मैं कोई सिग्नल बनाने जा रहा हूं इन 8 फ्लैग्स की मदद से और मुझे उनमें से कोई 5 यूज करने हैं, तो मैं पहले प्लेस में 8 में से कोई एक झंडा फिक्स उठाऊंगा। तो मेरे पास पहले बॉक्स को फिल करने के 8 डिफरेंट वेज हुए, सही है बेटा। 8 में से कोई एक आएगा कोई एक ही। यहां 8 लिखने का मतलब 8 नहीं है, 8 चॉइसेस हैं, 8 वेज हैं, 8 ऑप्शन हैं। तो पहला प्लेस फिल करने के 8 वेज, दूसरे के 7, तीसरे के 6, फिर 5 और फिर 4। बेटा टोटल वेज निकालने के लिए देखो, यहां 8 फैक्टोरियल मत लिख देना बेटा, क्योंकि आगे 3 2 1 थोड़ी है। अब जितने नंबर है बेटा उन्हीं सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 8 into 7 into 6 into 5 into 4। शाबाश, जरा बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6720 वेज। इसका मतलब अगर आपको कोई सिग्नल बनाना हो, 8 झंडे आपके पास हो और 8 में से आपको एट अ टाइम कोई 5 यूज करने हो, तो आपके पास जो टोटल तरीके बनेंगे वो 6720 वेज बनेंगे। बेटा अगर आपको इस मेथड में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप शायद जरा दूसरा मेथड देख लें, वो और भी आसान है। अब आप मुझे बताइए बेटा, हमारे पास कितने 8 फ्लैग्स दिए हुए ना टोटल। अगर हमें बेटा टोटल दिए हुए हैं 8 फ्लैग्स और बेटा उसमें से हमें जो यूज करने हैं वो सिर्फ 5 यूज करने हैं, मतलब 8 में से 5 झंडों की अरेंजमेंट बतानी है,
तो क्या बन जाता बेटा, शाबाश 8p5। बेटा 8p5 का आंसर निकाल के चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, आंसर वही आएगा 6720 वेज। तो मेरा ख्याल है बेटे कि आपको ऑप्शन दोनों पता होने चाहिए, लेकिन अब आप ये फैसला कर लीजिएगा कि एग्जाम में आपको कौन सा मेथड बेहतर लग रहा है सॉल्व करने का। अगर आपको ये मेथड बेहतर लग रहा है आप ये कर लें, काउंटिंग प्रिंसिपल से सॉल्व करना चाहें उससे सॉल्व कर लें। अरे यस, शाबाश बेटा, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 7 की तरफ। अच्छा, अब जब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा, इस सवाल के अंदर ना आप दो वेज मत लगाइएगा, मतलब दो मेथड सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि सवाल में मेंशन है कि काउंटिंग प्रिंसिपल यूज करें आप। अब सवाल सुनो बेटा, कह रहे हैं अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन, कॉइन समझ गए बेटा, दो उसके फेसेस होंगे, एक हेड और एक टेल। कह रहा है फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। कह रहे फाइंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड इलस्ट्रेट यूजिंग ट्री डायग्राम। अच्छा बेटा देखो, ट्री डायग्राम तो एग्जाम में बनाने को नहीं आती, लेकिन ऑप्शंस में आपको लिखवा दूंगा कि जो भी आंसर आएगा ना उसके आंसर्स को लिखेंगे कैसे आप कॉइन के किसी क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताता हूं। बट देखो सवाल को परम्यूटेशन से सॉल्व करने को नहीं कह रहा, हालांकि वो भी आसान था, बट कह रहा है इसको कर लो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। सुनना सवाल बेटा, कह रहे अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, फाइंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल। ध्यान से बात सुनिए बेटे, अगर हमारे पास फेयर कॉइन यानी कॉइन है एक, फेयर कॉइन बार बार बोले जा रहा है बेटा, फेयर कॉइन का मतलब यह है कि दरमियान में कोई बेमांटी नहीं हो रही, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें इधर भी हेड तो उधर भी हेड, एक तरफ टेल तो उस तरफ भी टेल, ऐसा नहीं है। फेयर कॉइन का मतलब एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, इसलिए आप खाली इसको कॉइन कहते हैं, एक ही बात है। तो कॉइन की तादाद हमारे पास एक है। अब ये कह रहे हैं इसको 3 दफा टॉस करो। बेटा अगर इस कॉइन को आप 3 दफा टॉस करोगे तो हम बॉक्सेस भी कितने बनाएंगे, शाबाश 3 ही तो बनेंगे। अब आप मुझे बताइए बेटा, जब मैं इसको पहली मर्तबा, आप जब बेटा किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो आंसर आने के 2 ही चांसेस तो होते हैं, 2 ही वेज तो होते हैं कि या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने कॉइन को पहली मर्तबा टॉस किया तो मेरे पास 2 ही तरह से आंसर आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। जब मैं दोबारा टॉस करूंगा तो मेरे पास 2 ही तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। जब मैं तीसरी बार टॉस करूंगा तो मेरे पास 2 ही तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। सर ये 2 2 2 3 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल में कह रहा है कॉइन एक है उसको टॉस 3 मर्तबा करो। पहली मर्तबा टॉस किया तो 2 ऑप्शन आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, आएगा कोई एक ही, लेकिन हम यहां पर वो नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पर ऑप्शन बता रहे हैं, नंबर ऑफ बेस बता रहे हैं कितने आ सकते हैं। कॉइन को पहली मर्तबा टॉस किया, हेड या टेल में से कोई एक आएगा, दोबारा टॉस किया हेड या टेल में से कोई एक आएगा, दोबारा टॉस किया हेड या टेल में से कोई एक आएगा। अब मुझे बताओ बेटे, काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब इन आने वाले वेज को आपस में करवा दो मल्टीप्लाई। तो बेटा 2 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो वेरी गुड, क्या बन जाएगा 8 वेज। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं जो 8 तरीके आए हैं ना, इन 8 तरीकों को लिख के भी बताओ। बेटा लिख के बताने का मतलब देखो, कहना ये चाह रहा है कि जब आपने पहली मर्तबा टॉस किया तो हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, फिर आपने टॉस किया तो हेड हेड और टेल आ जाए, फिर दोबारा टॉस किया तो हेड टेल और हेड आ जाए। इस तरह से कह रहे हैं ये जो 8 तरीके निकाले हैं ना आपने, इनको इनकी लिस्ट बना के बताओ, इनको लिख के भी बताओ कि आखिर वो कौन से 8 तरीके हैं। तो देखिए मैं आपको इसको लिखने का आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले 4 मर्तबा हेड, 4 मर्तबा हेड और 4 मर्तबा टेल। अरे यस, 4 मर्तबा हेड 4 मर्तबा टेल, यहां तक क्लियर। जरा लिखने साथ साथ यहां तक 4 मर्तबा हेड 4 मर्तबा टेल। अब उसके बाद क्या करना है, 2 मर्तबा हेड 2 मर्तबा टेल, फिर 2 मर्तबा हेड फिर 2 मर्तबा टेल। कैसे, 2 बार हेड फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड फिर 2 बार टेल। अरे यस, चेक करो, पहले क्या किया, 4 मर्तबा हेड 4 मर्तबा टेल, बराबर में 2 2 का पेयर बना रहे हैं, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। उसके बाद ऑल्टरनेट चला दो, ऑल्टरनेट मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये बन जाएंगे बेटा आपके पास 8 डिफरेंट तरीके जो हमने कैलकुलेशन से भी निकाले थे। तो आप देख रहे हैं पहले में 1 2 3 4 मर्तबा हेड, फिर नीचे 1 2 3 4 4 मर्तबा टेल, फिर 2 2 के पेयर हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर ऑल्टरनेट
हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 8 तरीके हो गए जो हमसे वो लिखने को कह रहे थे ट्री डायग्राम के थ्रू। आज ट्री डायग्राम बेटा पेपर में आता नहीं है बनाने के लिए, इसलिए मैं वो सॉल्व नहीं करवा रहा। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं लिस्ट बनवा के बना रहा हूं कि अगर आप लिस्ट बनाना चाहें तो हमारे पास ये इसके 8 डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जो हमने कैलकुलेशन से बाहर निकाले। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने इस 6.2 एक्सरसाइज में सारे सवालों में से अभी तक 7 सवाल बेटे वर्ड प्रॉब्लम के अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चों अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आ गई होगी बात, लेकिन बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट और टफ टॉपिक है। हालांकि वैसे सवाल में आप देख रहे हैं लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप जल्दी सवाल करके बेटा निकल के आगे जा सकते हो अगले किसी सवाल की तरफ एग्जाम में। टाइम फ्रेम जो है ना आपका वो बड़ा आसानी से मैनेज हो सकता है इसमें। बनिस्बत आपने देखा है कि और क्वेश्चंस के उसमें डेटा बनाए और फिर फॉर्मूलाज लग रहे हैं और फिर सिंप्लीफिकेशन हो रही है, सारे स्टेप्स आ रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बेटा टॉपिक कोई खास मुश्किल नहीं है। बेटा अपना फीडबैक दे दीजिएगा, इंशाल्लाह जरा अगले लेक्चर में मिलते हैं हम इसके अगले आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।